गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, घर पे अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। क्लास 7th साइंस सब्जेक्ट में आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों। चैप्टर 13 जिसमें हम पढ़ेंगे सजीवों में परिवहन। हम सजीवों में परिवहन के बारे में पढ़ेंगे बच्चों चैप्टर 13 में। तो बच्चों आइए देखते हैं हम सजीवों में परिवहन। सजीव बच्चों, सजीव के अंतर्गत हम जानते हैं जीव जंतु, मनुष्य और पेड़ पौधे भी आते हैं, है ना। तो यहाँ हम पढ़ते हैं पौधों में पानी, खनिज लवणों का संवहन एवं भोजन का स्थानांतरण, है ना। 13.1 में हम जो पौधों में पानी होता है बच्चों, खनिज लवण होते हैं, इनका संवहन किस प्रकार से होता है, भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है, तो इनके बारे में हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो पौधों की जड़ें भूमि से पानी और खनिज लवणों का अवशोषण करती हैं। हम जानते हैं बच्चों जो पौधों की जड़ें होती हैं वो क्या करती हैं, पानी को अवशोषित करती हैं, है ना। पानी का अवशोषण और पानी के साथ साथ जो खनिज लवण होते हैं उनका भी अवशोषण करती हैं। तो कौन करता है, पौधे की जड़ें, है ना। पौधों की जो जड़ें होती हैं बच्चों वही पानी और खनिज लवण को अवशोषित करती हैं। यह पानी और खनिज लवण तने के द्वारा पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाए जाते हैं, है ना। किनके द्वारा, तनों के द्वारा। तो बच्चों आप लोग यहाँ देख सकते हैं डायग्राम में ये पौधों के रस परिवहन, पौधों में जल परिवहन, ठीक है। तो यह किस प्रकार से, ये जो तना है बच्चों, ये तना है, आप लोग देख रहे हैं ये तना है, इन्हीं के द्वारा ये क्या करते हैं, सभी जो पौधे की पार्ट्स होते हैं, सभी भाग होते हैं, इनमें ये पानी को पहुंचाते हैं, खनिज लवण को तनों के द्वारा जड़ से अब्जॉर्ब करते हैं, अवशोषित करते हैं, और तनों के द्वारा सभी बॉडी पार्ट्स में, यानी कि जो पौधों के बॉडी पार्ट्स होते हैं, सभी भाग होते हैं, वहाँ पर ये पहुँचा दिए जाते हैं पानी और खनिज लवण को, ठीक है, तनों के द्वारा। अब हम देखते हैं बच्चों, आप जानते हैं कि दैनिक जीवन में पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए पाइपलाइन का उपयोग किया जाता है। आप सभी जानते हैं बच्चों, यदि हमें पानी चाहिए, हमारे क्या होते हैं, यदि हम खेती करते हैं, मान लो हम बहुत आजकल किसान लोग भी क्या करते हैं बच्चों, खेत बहुत दूर होता है उनका, जहाँ पर वो धान गेहूँ बोए होते हैं, लगाते हैं, है ना, फसल उगाने के लिए। तो क्या करते हैं, वहाँ उस जगह पे पानी अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है, सिंचाई करने के लिए। तो दूर से कहीं दूर जगह पर तालाब होता है, कुआं होता है ना, वहाँ से उन्हें पानी लाना होता है, या फिर बोर होता है, ठीक है। तो वहाँ से उन्हें पानी लाना होता है, तो एक पाइप होता है, लंबी पाइप होते हैं, उनके द्वारा वो पानी को ला सकते हैं वहाँ पर। तो सोचिए क्या पौधों के शरीर में भी पाइप की ऐसी व्यवस्था होगी, क्योंकि देखिए बच्चों ये भी जड़ से जब पानी को लेते हैं तो ये तनों के द्वारा पूरे बॉडी पार्ट्स में पहुंच जाते हैं पानी, खनिज लवण। तो क्या इनके अंदर भी पाइप होती हैं, तो ऐसा क्या पौधे के शरीर में भी पाइप की ऐसी व्यवस्था होती है, जिससे बड़े बड़े वृक्षों में जड़ों के द्वारा अवशोषित पानी को ऊपर पत्तियों तक पहुंचा दिया जाता है। आपने पौधों में पाए जाने वाले संवहन ऊतक, जल वाहिनी यानी कि जाइलम एवं रस वाहिनी जिसे हम कहते हैं फ्लोएम के बारे में पढ़ा है। आइए देखें पौधों में पानी एवं खनिज लवणों का अवशोषण, संवहन तथा पत्तियों में बने भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है। तो बच्चों आप लोग पढ़ चुके हैं, है ना, हम पढ़ चुके हैं जो जाइलम होता है, फ्लोएम होता है। हम जाइलम में जानते हैं, जाइलम में भोजन सभी जो पौधे होते हैं, है ना, पत्तियों में भोजन बनता है। हम इतना जानते हैं बच्चों कि जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा पत्तियों में जो भोजन बनता है, तो पत्तियों के द्वारा सभी बॉडी पार्ट्स में पहुंचा दिया जाता है। जो भोजन बनता है पौधों में, उनके जड़ों तक, पत्तियों और जितने भी तने होते हैं, सभी जगह जाइलम के द्वारा ही भोजन हर बॉडी पार्ट्स में पहुंचता है। तो जाइलम कहाँ पर होता है बच्चों, और जो फ्लोएम के द्वारा पहुंचाया जाता है। फ्लोएम हमारा एक फ्लोएम को ही क्या कहा जाता है बच्चों, रस वाहिनी, है ना,
ये हमारा रसवाहिनी फ्लोएम है। और फ्लोएम कहाँ होता है इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। और जाइलम, जाइलम के द्वारा जल जल पूरे बॉडी पार्ट्स में पहुंचाया जाता है, जिसे हम जल वाहिनी भी को कहते हैं, है ना। जाइलम यानी जल और फ्लोएम यानी फल, ऐसे रिलेट करोगे तो आप लोग को अच्छे से पता रहेगा जाइलम और फ्लोएम के बारे में। तो बच्चों हम जानते हैं जाइलम के द्वारा जल पूरे बॉडी पार्ट्स में पहुंचाया जाता है, तनों के द्वारा जड़ों से एब्जॉर्ब करके। अब फ्लोएम, फ्लोएम कहाँ पर होता है बच्चों, जो पौधों के जो छाल होते हैं, है ना, जो तनों के सबसे ऊपरी वाले भाग होते हैं, सबसे ऊपरी जो छाल होते हैं उसके आंतरिक वाले भाग, है ना, वहीं पर क्या होता है, फ्लोएम होता है। इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं, हम क्रियाकलाप 1 में देखेंगे। सबसे पहले क्रियाकलाप 1 में हम आवश्यक सामग्री में कांच का गिलास लेंगे बच्चों, या चौड़े मुंह की बोतल लेंगे, सेफ्रेनिन लेंगे या फिर आइसोसिन या लाल स्याही लेंगे, बालसम या चिरैया का कोमल तना लेंगे। ये एक पौधा है बच्चों, बालसम और चिरैया, है ना। ये कोमल, आप लोग इसे गूगल में सर्च भी कर सकते हैं बच्चों कि चिरैया का पौधा कैसा होता है, बालसम का पौधा कैसा होता है, क्योंकि इनके जो तने होते हैं कोमल होते हैं, इसलिए हमें बालसम या फिर चिरैया का कोमल तना लेना है। या फिर आप लोग चाहें तो इसकी जगह पे और दूसरा भी कोमल तना ले सकते हैं, और कोई पौधा जो ऐसा पौधा हो जो कोमल, उसका जो तना हो वो कोमल हो, मुलायम हो, है ना। तेज धार वाला हमें ब्लेड लेना है, स्लाइड लेना है और सूक्ष्मदर्शी लेना है। किसी कांच के गिलास अथवा चौड़े मुंह वाली बोतल में पानी लेकर उसमें सेफ्रेनिन या आइसोसिन अथवा लाल स्याही की कुछ बूंदें डालें। हमें कांच के गिलास लेना है बच्चों, ठीक है, और अथवा चौड़े मुंह वाली हम बोतल ले सकते हैं। यदि कांच के गिलास नहीं है तो उसकी जगह पे हम चौड़े मुंह वाली बोतल भी ले सकते हैं। और बोतल में पानी लेकर उसमें क्या डालना है, सेफ्रेनिन डालना है। उस पानी में हमें क्या डालना है, सेफ्रेनिन डालना है या इयोसिन डालना है, ठीक है, इयोसिन डालना है, या उसकी जगह पे हम लाल स्याही भी डाल सकते हैं। कुछ बूंदे हम लाल स्याही डाल देंगे। और बालसम या चिरैया अथवा किसी कोमल तने वाले पौधों की टहनियों को रंगीन पानी में रखें। चित्र 13.2 लगभग 1 घंटे के बाद तने को पतले टुकड़ों में काटें और सबसे पहली काट को स्लाइड पर रखकर सूक्ष्मदर्शी में देखें। काट में रंगीन दिखाई देने वाला भाग कौन सा है। चित्र 6.4 से मिलान करें तथा पहचानें। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या इस क्रियाकलाप के द्वारा हम क्या देखेंगे, जो जाइलम होता है ना, जो जाइलम होता है, फ्लोएम होता है, हम उसके बारे में यहाँ अध्ययन कर रहे हैं कि जाइलम हमें, जब हम उस रंगीन पानी में हम रंगीन पानी कहने का मतलब जब हम लाल स्याही उस पानी में डाल देते हैं तो पानी कलरफुल हो जाता है ना। और उसमें हमें कोमल तना वाला पौधा को रखना है, और जब वो पानी को एब्जॉर्ब करता है ना, उनकी जड़ें क्या करती हैं, पानी को एब्जॉर्ब करती हैं और तने के द्वारा पूरे जो पौधे हैं उनके बॉडी पार्ट्स में वो पानी पहुंच जाएगा, तो कलरफुल पहुंचेगा क्योंकि इसमें कलर मिला हुआ है। तो हम जब पौधे के जो तना है उसको हम काटेंगे तो एक पतली काटेंगे, और उस काट को जब हम स्लाइड पर रखकर सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखते हैं बच्चों, तो कौन सा भाग हमें रंगीन दिखाई देता है ना, उसे हम देखेंगे और उसके द्वारा हम पहचान करेंगे कि कहाँ पर होता है जाइलम, ठीक है, और कहाँ पर होता है फ्लोएम। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर आप लोग डायग्राम के द्वारा भी समझ सकते हैं बच्चों की पौधों में परिवहन किस प्रकार से हो रहा है। ये इसमें कलर नहीं डाला हुआ है, इसमें कलर डाला हुआ है, ठीक है। तो इसमें हम एक पौधा लिए हैं जो बहुत कोमल तना वाला पौधा है, जड़ सहित हमें लेना है, उनके जड़ होने चाहिए। और जब हम ये कलरफुल पानी में हम जब इस पौधे को रखे हुए हैं और 1 घंटे बाद जब हम इसके अवलोकन करते हैं तो देखिए कलरफुल पानी तना के द्वारा सभी बॉडी पार्ट्स में पौधों के पहुंच चुके हैं। और जब हम इसके तने को काटते हैं, पतली काट को जब हम सूक्ष्मदर्शी के द्वारा स्लाइड में रखकर सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखते हैं तो कौन सा पार्ट्स इसका हमें कलरफुल दिखाई देता है, वही पार्ट्स क्या कहलाएगा बच्चों, वही पार्ट्स हमें पता चल जाएगा कि वह जाइलम है।
इसी तरह तने पर लगी पत्ती की पतली काट को काटें और सूक्ष्मदर्शी में देखकर तने की काट को रंगीन भाग से तुलना करें। आप देखेंगे कि तने की काट में दिखाई देने वाला रंगीन भाग वास्तव में पौधे का जाइलम है। चित्र 6.4 में जाइलम की स्थिति के आधार पर उन्हें पहचानने का प्रयास करें, है ना। तो हमें चित्र 6.4 देखना है बच्चों। यहाँ पर मुझे लगता है प्रिंटिंग मिस्टेक है, चित्र 6.4 यहाँ दिया ही नहीं है ना। पर हम देखते हैं यहाँ पर क्रियाकलाप 2, ठीक है। हम यहाँ पर देखेंगे चित्र 13.3 में किस प्रकार से हम जाइलम और फ्लोएम यानी कि उसके जो जाइलम है जो जल को पूरे बॉडी पार्ट्स में पहुंचाते हैं, अब फ्लोएम कहाँ पर है उसको हम यहाँ पर देखते हैं बच्चों। तो हम क्रियाकलाप 2 में पहले देखेंगे आवश्यक सामग्री लेंगे, जिसमें हम गुड़हल या पीपल की 2 टहनियाँ लेंगे। आप गुड़हल जानते हैं, जिसे हम नॉर्मली देवी फूल भी कहते हैं इसका, और गुड़हल भी कहा जाता है ना, हिबिस्कस भी कहा जाता है। तो गुड़हल का पौधा या फिर पीपल की 2 टहनियाँ लेना है। पीपल भी आप सभी जानते हैं। तेज़ धार वाला चाकू लेना है या फिर प्लेट लेना है, और गिलास या फिर बोतल लेंगे, ठीक है। गुड़हल या पीपल अथवा अन्य कड़े तने, जिनके तने कड़े होने चाहिए, है ना, कोमल नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? कड़ा होना चाहिए उनका तना। तो हम कड़े तने वाले पौधों की 2 टहनियाँ लेंगे और एक टहनी अ में चित्र 13.3 के अनुसार छाल को किसी तेज धार वाले चाकू या ब्लेड से वलय यानी कि रिंग के रूप में काट कर निकाल लें। तो बच्चों हम जानते हैं इस प्रकार से वलय आप लोग जानते हैं जो कंगन होती है बच्चों, चूड़ी होती हैं, है ना बच्चों। हमारा जो चूड़ी गोल होता है इस प्रकार से, है ना, गोल होता है। तो जो इसका आंतरिक भाग है बच्चों, ये आंतरिक भाग वाला जो है यही वलय कहलाता है ना। ये आंतरिक भाग जो इस प्रकार रिंग के आकार का हम इसको देखते हैं, तो ये आंतरिक भाग ही वलय कहलाता है, रिंग कहलाता है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया कि किस प्रकार से हमें 13.3 के अनुसार छाल को किसी तेज धार वाले चाकू या ब्लेड से वलय यानी कि रिंग के रूप में काट कर निकाल लेना है। ये देखिए चित्र 13.3 में हम देखते हैं टहनी, है ना। अ नंबर में हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम वलय आकार से काट लेंगे, और दूसरी टहनी ब के कटे हुए भाग में के बीच किसी आलपिन या सुई की सहायता से चित्रानुसार ऊतकों को इस तरह सावधानी से नष्ट करें कि केवल छाल ही बच जाए। अब टहनी अ में हम छाल को ही निकाल लिए हैं बच्चों। वलय आकार से हम इस प्रकार से काटे हैं कि आंतरिक भाग इसके बचे हुए हैं और ऊपरी भाग इसके निकल चुके हैं। और हम टहनी ब में देखते हैं बच्चों, यहाँ पर ये टहनी ब नंबर है। हमें इस प्रकार से इसके आंतरिक ऊतकों को निकालना है कि इसके जो बाहरी के छाल हैं वो सिर्फ बच जाएं और इसके आंतरिक भाग ना बचे, है ना। तो सुई की सहायता से या आलपिन की सहायता से हमें इस प्रकार से निकालना है कि इसकी छाल को कोई नुकसान ना पहुँचे, कोई नष्ट ना हो। सावधानी से हमें करना है, केवल छाल ही बच जाए। अब दोनों टहनियों को रंगीन पानी से भरे गिलास या बोतल में रखें। अब दोनों टहनियाँ, हम 2 टहनियाँ काटे हुए हैं बच्चों इस प्रकार से। टहनी अ में हमने क्या निकाला है, इस प्रकार से हम छाल को निकाले हैं, सिर्फ अंदर वाले जो पार्ट्स हैं बच्चों उसे हम बचा लिए हैं, ठीक है। तो टहनी अ में हम रख दिए हैं कलरफुल पानी में। टहनी ब में भी हम क्या किए हैं, जो ये बाहर से दिख रहा है बाहरी भाग बचा हुआ है और इसके आंतरिक जो ऊतक हैं वो सारे निकाल लिए गए हैं, ठीक है। इस प्रकार से देखो निकाल लिए गए हैं, इसके अंदर कुछ नहीं है। तो ये हम क्रियाकलाप ये प्रैक्टिकल करके देखते हैं बच्चों कि कौन सा भाग जाइलम है और कौन सा भाग फ्लोएम है, ठीक है। तो
दोनों टहनियों को रंगीन पानी से भरें, गिलास या बोतल में रखें तथा प्रत्येक 2 से 3 घंटों बाद अवलोकन कर निम्न प्रश्नों के उत्तर कॉपी में लिखें। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, एक में दोनों टहनियों की पत्तियों में क्या अंतर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर दोनों टहनियों के जो पत्ते हैं उनमें क्या अंतर दिखाई दे रहे हैं, उसे हमें देखना है बच्चों। तो हम देखते हैं, यहाँ पर देखिए जो पत्तियाँ हैं पीले हो गए हैं, है ना। क्योंकि क्या होता है बच्चों, जब पौधों में पानी नहीं पहुंचता है तो वो, या फिर भोजन नहीं पहुंचता है ना। भोजन ना मिले, पानी ना मिले तो पौधों की जो पत्तियां हैं वो पीले पड़ जाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, इसमें तो पानी पहुंच रहा है पर पत्तियों को भोजन नहीं मिल रही है ना। पानी पहुंच रहे हैं पर टहनी अ में पत्तियों को भोजन नहीं मिल पा रही हैं। क्यों नहीं मिल पा रही हैं? इन तनों के द्वारा भोजन तो क्योंकि क्या होता है, जो जाइलम है ना, वो जाइलम क्या होते हैं, ये अंदर होते हैं, छाल के अंदर होते हैं, और फ्लोएम है वो छाल जो होता है उसमें होते हैं, है ना। दोनों टहनियों के शीर्ष भाग को काट कर कटे हुए सिरे को देखें। दोनों के ऊतकों में क्या अंतर दिखाई दे रहा है ना बच्चों। जब हम दोनों टहनियों के शीर्ष भाग को, सबसे ऊपरी भाग को काट कर देखेंगे तो दोनों सिरों में जो ऊतकों में क्या अंतर दिखाई दे रहा है उसे देखेंगे। थर्ड में देखेंगे, एक दिन बाद दोनों टहनियों में क्या अंतर दिखाई देता है। फोर्थ में देखते हैं, दिखाई देने वाले अंतर का कारण क्या हो सकता है। जो अंतर दिखाई देता है हमें, तो दोनों दिखाई देने वाले अंतर में क्या दिखाई देते हैं उसे देखेंगे। अब चित्र 13.3 के आधार पर समझने का प्रयास करें कि तने में फ्लोएम बाहर की ओर अर्थात उसकी छाल में स्थित होता है। जो फ्लोएम है बच्चों वो कहाँ स्थित होता है, उसकी छाल में स्थित होता है, जबकि जाइलम अंदर की ओर कड़े भाग में स्थित होता है। अतः जब हम तने अ की छाल को काटकर निकाल देते हैं तब छाल के साथ साथ फ्लोएम भी नष्ट हो जाता है ना। अंदर की छाल को जब हम काटते हैं बच्चों, जो बाहर की छाल होते हैं उसे काटते हैं तो छाल के साथ साथ क्या नष्ट हो जाता है, फ्लोएम भी नष्ट हो जाता है, किंतु अंदर की ओर जाइलम सुरक्षित रहता है। इसी प्रकार तने ब की छाल के साथ फ्लोएम तो सुरक्षित होता है जबकि जाइलम नष्ट हो जाता है। क्या होता है, जब हम उसके आंतरिक ऊतकों को निकाल देते हैं बच्चों, तो आंतरिक ऊतकों में जाइलम तो नष्ट हो जाता है पर फ्लोएम क्या होता है, वो बचा हुआ रहता है। इसी कारण तने अ की पत्तियां दूसरे दिन भी ताज़ी दिखाई देती हैं, है ना, क्योंकि जाइलम के द्वारा जल पूरे बॉडी पार्ट्स में पहुंचते रहती हैं। इसलिए जो तने अ होती हैं, यानी कि हम अ वाले तने को देखते हैं बच्चों, तो उनकी पत्तियां दूसरे दिन भी थोड़ी ताज़ी दिखाई देती हैं क्योंकि उनमें पानी, खनिज लवण मिल रहा होता है। जबकि तने ब की पत्तियां मुरझा जाती हैं क्योंकि उनमें पानी नहीं पहुंचती हैं और पानी बिना वो भोजन भी नहीं बना सकते हैं, है ना। इसलिए दूसरे की पत्तियां मुरझा जाती हैं। यहाँ पर देखिए टहनी अ में जो हमारा जाइलम है वो सुरक्षित है, फ्लोएम हमारा नष्ट हो चुका है, पर जाइलम सुरक्षित है बच्चों। तो ये पानी बॉडी पार्ट्स में पूरे पहुँच रहे हैं, ठीक है, और इसमें खनिज लवण भी पहुँच रहे हैं, जिसके वजह से ये जो पौधों की पत्तियां हैं ये ताज़ी हैं, ठीक है, और हरी हैं। और टहनी ब में क्या हुआ है बच्चों, आंतरिक जो बाहरी जो है फ्लोएम तो बचा हुआ, जिसमें पत्ती जो भोजन बनता है, बॉडी पार्ट्स में पूरे में भोजन पहुंचता है, वो सुरक्षित है, पर इनकी जो आंतरिक भाग है यानी कि फ्लोएम जाइलम है वो नष्ट हो चुका है। जो जाइलम ऊतक है वो नष्ट हो चुका है, जिसके वजह से इसमें पानी का संचरण नहीं हो सकता, पानी का संवहन नहीं हो सकता, है ना, और खनिज लवण नहीं पहुंच सकते, जिसके कारण से दूसरे दिन पत्तियां जो हैं देखिए किस प्रकार से मुरझा गए हैं, है ना। ये इस प्रकार से मुरझा गए हैं और ये पत्तियां पीली पड़ने लगी हैं। अब हम क्रियाकलाप 3 में देखेंगे बच्चों,
भूमि में लगे किसी अनुपयोगी जीवित पौधों के तने में क्रियाकलाप 2 के अनुसार वलय काटें, है ना। वलय काटे मतलब रिंग आकार में हमें काट लेना है तथा 15 दिनों तक प्रतिदिन अवलोकन कर होने वाले परिवर्तन को नोट कर उसका कारण लिखें। हमें क्या करना है बच्चों, भूमि में लगे किसी भी अनुपयोगी, जो कि यूजफुल पौधा ना हो, अनुपयोगी पौधा हो, जीवित पौधों के तने को हमें लेना है और क्रियाकलाप जो 2 में हम पढ़े बच्चों उनके अनुसार वलय आकार का हमें काट लेना है उस तने को और 15 दिनों तक प्रतिदिन हमें क्या करना है, हर दिन अवलोकन करना है और उनमें जो भी परिवर्तन होता है ना, उन परिवर्तनों को नोट करना है और उसका कारण लिखना है कि किस कारण से ये ऐसा हो रहा है। तो आपने देखा या सुना होगा कि जब खेतों में गेहूं या धान की फसल के पत्ते पीले पड़ने लगते हैं तब किसान खाद और पानी डालते हैं, है ना। देखते हैं बच्चों खेतों में गेहूं, कभी कभी क्या होता है, गेहूं हो गया, धान हो गया, ये उनकी पत्तियां जो है पीले पड़ने लगते हैं तो हमें ऐसा महसूस हो जाता है कि खेतों में पानी की आवश्यकता है। जो धान लगे हैं उन्हें पानी की आवश्यकता है, खनिज लवण की आवश्यकता है। तो किसान क्या करता है बच्चों, खाद और पानी डालते हैं, है ना, जिससे पत्तियां फिर से क्या होती हैं, हरी हो जाती हैं, क्योंकि खाद में उपस्थित खनिज लवण पानी के साथ साथ पौधे के विभिन्न भागों में पहुंच जाते हैं। पानी के साथ क्या पहुंच जाते हैं बच्चों, खाद, है ना, पौधों में सभी जगह पहुंच जाते हैं और पत्तियां भोजन बनाने लगती हैं। खनिज लवण और पानी की सहायता से ही पौधे भोजन बनाते हैं। ठीक है, तो हम आलू, गाजर, मूली, शलजम, जिमीकंद आदि खाते हैं बच्चों। ये सभी क्या होते हैं, ये ज़मीन के अंदर ही पाए जाते हैं। जिमीकंद, शलजम, मूली, गाजर, आलू ये सभी ज़मीन के अंदर पाए होते हैं, जो वास्तव में पत्तियों में बना भोजन पदार्थ ही है ना। जो वास्तव में पत्तियों में जो भोजन बना होता है बच्चों, भोज्य पदार्थ ही, ये भोज्य पदार्थ ही होते हैं। इनका परिवहन फ्लोएम द्वारा नीचे जड़ों की दिशा में होने के कारण क्या होता है, इनका परिवहन फ्लोएम यानी कि भोजन, है ना। फ्लोएम जो ऊतक होता है बच्चों जिसमें भोजन बनता है, तो इनका परिवहन फ्लोएम द्वारा नीचे जड़ों की दिशा में होने के कारण वह पौधों के भूमिगत भागों में जमा हो जाता है ना। नीचे जड़ों की दिशा में होता है बच्चों, ये भोजन इकट्ठा होता है, भोजन पहुंचता है और जब जड़ों पर ये भोजन पहुंचता है तो पौधों के भूमिगत भागों में जमा होते जाता है। आप समझ गए होंगे कि संवहन ऊतक ही पौधों की पाइपलाइन है ना। जो ऊतक हैं, संवहन ऊतक किसे कहेंगे, जाइलम ऊतक और फ्लोएम ऊतक, ये संवहन ऊतक है बच्चों। और संवहन ऊतक ही पौधों की क्या है, पाइपलाइन है। इसे हम पाइपलाइन से जोड़ सकते हैं बच्चों, पाइपलाइन कह सकते हैं, जिसमें जाइलम के द्वारा पानी का संवहन होता है और फ्लोएम के द्वारा पत्तियों में बने भोजन को पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाया जाता है। तो बच्चों आप लोग अब समझ गए होंगे कि जाइलम और फ्लोएम ऊतक ही हमारा संवहन ऊतक है, जो कि पौधों की पाइपलाइन है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं बच्चों 13.2 जंतुओं में परिवहन के बारे में हम अध्ययन करेंगे कि जंतुओं में किस प्रकार से परिवहन होता है। जैविक क्रियाओं के लिए प्रत्येक जीव को ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना। जैविक क्रिया हमारे शरीर में बच्चों या जंतुओं में, जो भी जीव जंतु हैं उनके जो शरीर में ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना। जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो उसे भोजन से प्राप्त होती है। हमारे शरीर के अंदर जैविक क्रिया होती है बच्चों, बहुत सारी जैविक क्रियाएं होती हैं, जैसे कि हम देखते हैं जैविक क्रिया में श्वासोच्छ्वास की क्रिया करते हैं, यानी कि सांस लेने की क्रिया, सांस छोड़ने की क्रिया करते हैं, उत्सर्जन की क्रिया करते हैं, है ना। तो ये सभी जैविक क्रियाएं हैं बच्चों। पाचन की क्रियाएं हैं, ये सभी जैविक क्रियाएं हैं। तो इन सभी क्रियाओं को करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो उसे भोजन से प्राप्त होती है। पाचन अंगों द्वारा पचा हुआ भोजन पूरे शरीर में भेजा जाता है तथा अपशिष्ट और उत्सर्जी पदार्थों को उत्सर्जी अंगों तक पहुंचाया जाता है। इसी प्रकार शरीर के सभी अंगों को श्वसन के लिए लगातार ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। साथ ही इन अंगों में श्वसन क्रिया के द्वारा लगातार कार्बन डाइऑक्साइड बनती रहती है,
जो शरीर के लिए हानिकारक होती है। इसे शरीर से बाहर निकालना जरूरी होता है। इसका अर्थ यह है कि जीवों के शरीर में विभिन्न पदार्थों का किसी न किसी तरह परिवहन होता रहता है। आइए देखें क्या सभी जीवों में यह परिवहन एक समान होता है अथवा अलग अलग तरीकों से होता है। आप जानते हैं कुछ जीव जैसे अमीबा, पैरामीशियम आदि इतने छोटे होते हैं कि इन्हें हम सूक्ष्मदर्शी से ही देख सकते हैं। चूँकि अधिकांश सूक्ष्म एक कोशिक जीव पानी में रहते हैं, अतः इनमें विसरण विधि द्वारा विभिन्न पदार्थ शरीर के भीतर अथवा बाहर पहुँचते रहते हैं। तो ये विसरण विधि द्वारा बच्चों विभिन्न पदार्थ शरीर के जो भीतरी भाग होते हैं और बाहर पहुँचते रहते हैं। तो अमीबा, पैरामीशियम के बारे में सुना ही होगा बच्चों। ये एक कोशिक जीव होते हैं, यानी कि ये सिर्फ एक ही कोशिका के बने होते हैं और ये जितने भी कार्य करते हैं ये सिर्फ एक ही अंग से कार्य करते हैं, है ना। इनमें जैसे बहुकोशिक जीव में विभिन्न प्रकार के अंग पाए जाते हैं, सभी अंगों द्वारा अलग अलग कार्य होती हैं, पर इनमें क्या होता है बच्चों, एक ही अंग होते हैं और एक ही अंग से जितने भी क्रियाएं होती हैं, है ना, वो सभी एक ही अंग द्वारा इनमें संपन्न होती हैं। तो अब हम देखते हैं बच्चों 13.2.1 मनुष्यों में रक्त परिवहन। मनुष्य में रक्त परिवहन किस प्रकार से होता है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। मनुष्य में विभिन्न पदार्थों के परिवहन का काम रक्त करता है। आइए देखें कि रक्त क्या है और यह शरीर के सभी भागों में कैसे पहुंचता है। तो बच्चों, जो मनुष्य में विभिन्न पदार्थों का परिवहन का काम कौन करता है, रक्त करता है। हम जानते हैं कि रक्त एक ऐसी कोशिका है जिनमें हम जो भी पदार्थ हम खाते हैं बच्चों, जब हम अंतःग्रहण करते हैं खाद्य पदार्थों को, भोजन को, तो पाचन की क्रिया होती है और पाचन की क्रिया में छोटी आंत के द्वारा अवशोषण की जाती है। और अवशोषण कहाँ होता है बच्चों, रक्त कोशिकाओं के द्वारा ही होता है। तो आइए देखें कि रक्त क्या है और यह शरीर के सभी भागों में कैसे पहुंचाता है। हम जानते हैं कि रक्त एक संयोजी ऊतक है। बच्चों, रक्त कैसा ऊतक है, संयोजी ऊतक है। यह केवल तरल पदार्थ ही नहीं, यदि रक्त की पतली सी तह को कांच की स्लाइड पर रखकर सूक्ष्मदर्शी से देखें तो इसमें बहुत से कण भी दिखाई देते हैं। ये कण वास्तव में कोशिकाएं हैं जो प्लाज्मा में तैरती रहती है। प्लाज्मा रक्त का तरल भाग है जिसमें 92% पानी होता है। शेष 8% में भोज्य पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ तथा खनिज लवण होते हैं जिनका रक्त द्वारा परिवहन किया जाता है। रक्त कोशिकाएं मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है बच्चों, हम ये रक्त के बारे में डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। आज आप लोगों का ये चैप्टर यहीं तक हम पढ़ते हैं बच्चों। हम नेक्स्ट वीडियो में मनुष्य में रक्त परिवहन पढ़ने वाले हैं, इसलिए हम आप लोगों को होमवर्क में मनुष्य में रक्त परिवहन का रेखा चित्र बनाना है। ये डायग्राम को आप लोग अच्छे से बनाइएगा। ठीक है बच्चों, ये आप लोगों का होमवर्क है, इसे बनाकर आप लोग मेरे नंबर पर सेंड करेंगे। ठीक है बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।